हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज द सम ऑफ ऑल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। यानी कि सक्सेस कभी ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली या एक दिन आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ने बैठ गए या एक दिन आपने निरंतर प्रयास कर लिया बस हो गया। सक्सेस जो है आपके सभी प्रयासों का, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, रात को लेट नाइट पढ़ना हो, या फिर जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसके अकॉर्डिंग, या फिर जैसे कि एक्सरसाइज करना, अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं अगर आप तो एक्सरसाइज करना हो, सभी प्रयास जो भी हैं आप कर रहे हैं उन सभी का मिश्रण, और वो भी एक दिन नहीं बल्कि हर दिन सुबह शाम आप एक दिन बोलते हैं दिन रात एक कर दी उसने मेहनत में, तो वो जो दिन रात जब आप एक कर देते हैं, सुबह शाम जब आप निरंतर मेहनत करते हैं और प्रयास अपने करते हैं तो सक्सेस हासिल होती है। सक्सेस किसी एक चीज़ को आप श्रेय नहीं दे सकते कि मैंने ये कर लिया, मैंने इतने मंत्रों का इतने बार जाप कर लिया, या फिर मैंने इतने कलमे पढ़ लिए तो जाके मेरे को सक्सेस मिल गई। ऐसा नहीं आप कह सकते। सक्सेस जो है आपकी मेहनत का नतीजा है और वो भी निरंतर मेहनत का। ठीक है, चलिए हम भी अपनी निरंतरता बनाते हैं और चलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने फॉर SSC CGL 2024। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। बोल रहे हैं माइग्रेंट्स कौन होते हैं? माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो दूसरे देश से अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आए होते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं चाहे हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो या पारसी हो, इनमें से जो भी प्रवासी आएंगे कहाँ से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, हु एंटर्ड द कंट्री बिफोर December 31, 2014, जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान की सरहद के अंदर आ चुके थे। नाउ हैव क्लैरिटी अबाउट द प्रोसीजर्स एंड पेपर वर्क रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। बोल रहे हैं अब इनको एक स्पष्टता मिल गई है, क्लैरिटी मिल गई है और पूरा इनको प्रावधान, प्रोसीजर क्या, सेट ऑफ रूल्स उनको फॉलो करना पड़ेगा, किसके बाद क्या कार्य प्रणाली आएगी, वो सब उनको पता चल गया है। क्या क्या पेपर वर्क उनको चाहिए करने के लिए कि अगर वो हिंदुस्तान के नागरिक बनना चाहते हैं तो उनको क्या क्या पेपर वर्क अप्लाई करना पड़ेगा, ये सब चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी मिल गई है। क्यों? CAA एनैक्ट कर दिया गया है। 4 years after Parliament enacted the Citizenship Amendment Act 2019 CAA। बोल रहे हैं 4 साल हो गए जब 2019 में पार्लियामेंट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 जो है उसको एनैक्ट किया गया था, उसको स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, विच एक्सक्लूड्स द मुस्लिम्स, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी शामिल नहीं की गई थी। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज इशूड द रूल्स टू गिव इफेक्ट टू द लॉ। तो अब कोई भी नियम, कोई भी लॉ बना तो उसके अंदर कुछ रूल्स होंगे, सेट पैटर्न ऑफ रूल्स होगा, प्रोसीजर होगा, प्रावधान होगा। तो बोल रहे हैं कि उस प्रावधानों के जो रूल्स की जो गाइडलाइन है इस CAA के लिए, वो अब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 4 साल बाद लॉन्च कर दी है, रेगुलेट कर दी है, जारी कर दी है। After the notification, होम मिनिस्टर अमित शाह पोस्टेड ऑन X। अब ये नोटिफिकेशन आने के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने X, जो कि ट्विटर है, ट्विटर या जो अब X बन चुका है, उस पर उन्होंने पोस्ट करा, द PM हैज डिलीवर्ड ऑन अनदर कमिटमेंट, कि अब प्रधानमंत्री ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। ठीक है, ये उन्होंने कमेंट करा। CAA was amongst the key items in BJP's election manifesto of 2019। बोल रहे हैं CAA जो था वो उन मुख्य पहलुओं में, मुख्य बिंदुओं में था शामिल जो कि BJP के 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल थे। एंड द पार्टी इज इंडीड राइट in claiming the government has ticked another ideological box। बोल रहे हैं और पार्टी अगर ये कहती है कि उन्होंने एक और आइडियोलॉजिकल मतलब वैचारिक धारणा, अब क्योंकि यहाँ पे फिलोसफिकल बात हो रही है कि धर्म के बेसिस पे आप लोगों को सिटीजनशिप दे रहे हैं, तो वो BJP के जिसका आरोप लगाया जाता है, मैं फिर से एक बार क्लैरिटी दे देती हूँ, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं राइटर की बात आपको बता रही हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं जैसे BJP के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो धर्म निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे साबित हो जाती है, उनका जो आइडियोलॉजी है उसका एक और चेक हो जाता है, करेक्ट हो जाती है बात कि भाई वो अगेन किसके बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे उन्होंने ये पारित कर दिया, इसको क्लियर कर दिया, अप्रूव कर दिया। और अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने भाई एक और कमिटमेंट पूरा कर दिया तो ये बात भी करेक्ट है।
with the 39 पेज गज़ीट नोटिफिकेशन, जिसमें 39 पेजेस का एक नोटिफिकेशन आया है. एंड who can have a quarrel with the country opening its door to vulnerable people from the neighborhood. जाहिर सी बात है, अब इस बात पे बहस कौन करेगा, झगड़ा कौन करेगा किसी देश के साथ में जो अपने आस पड़ोस के देश से दुखी बेचारे और जो कमज़ोर और सताए हुए त्रसित लोग हैं उनको अपने देश में पनाह दे रहा है. तो उस देश से तो कोई झगड़ा करेगा नहीं. जाहिर सी बात है, सब तारीफ ही करेंगे कि भैया आपने तो बहुत अच्छा मानवाधिकार का काम किया. इमेंसली डिस्क्वाइटिंग बोल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेचैन करने वाली जो बात है वो क्या है. हाउएवर इज दैट द गवर्नमेंट हैज़ चोजन टू गो अहेड विद द रूल्स व्हाइल द एक्ट फेसेस लीगल चैलेंजेस. कि सरकार ने इसके नियमों को पालन करने का सोच लिया, इनके नियमों को पालन करने की उनने बिल्कुल बात कह दी, काम करना स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर. लेकिन अभी ये जो CAA पूरा एक्ट है ये कानूनी पचड़े में फंसा हुआ है. अभी इसके ऊपर कुछ केसेस की सुनवाई पेंडिंग है, फैसला आना बाकी है, बट स्टिल सरकार ने ऐसा कर दिया. तो ये बड़ी डिस्टर्बिंग बात है, बड़ा सोच विचार करने वाली बात है. The CAA sparked protests in different parts of the country 4 years ago. 4 साल पहले जब इसको एनेक्ट किया गया था, इसको कानून बनाया गया था, तब देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत जगहों पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट, दंगे वगैरह देखने मिले थे. The rules do nothing to mitigate the act's discriminatory foundation that is at odds with the constitutional right to equality. बोल रहे हैं जो रूल्स हैं इनको कुछ भी कहीं से भी इस एक्ट का जो एक डिस्क्रिमिनेटरी फाउंडेशन है, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभावपूर्ण, जो इसका आधार है, इस पूरे एक्ट का जो आधार है वो भेदभावपूर्ण है. और इसको कम करने के लिए, मिटिगेट मतलब कम करने के लिए, इन रूल्स में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया जिससे कि इस एक्ट का जो मूलाधार धर्म के बेस पे बनाया गया है और जिसको डिस्क्रिमिनेटरी बोला जा रहा है, यानी कि भेदभावपूर्ण बोला जा रहा है, उसको कम किया गया हो. दैट इज एट ऑड्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वालिटी. और ये जो है बिल्कुल विरोधाभासी, एट ऑड्स विद इसका मतलब है विरोधाभासी. ठीक है, विरोधाभासी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट टू इक्वालिटी है उसके विपरीत है बिल्कुल. एज वेल एज द आइडिया ऑफ प्लूरल इंडिया. और साथ ही साथ जो हम बहुतायत की बात करते हैं, अनेकता में एकता की बात करते हैं, हिंदुस्तान के लिए कहा जाता है कि सर्वधर्म सम्मत ये देश है, तो उस चीज़ के भी विपरीत हो जाता है, जो हमारी आइडियोलॉजी है उसके भी विपरीत हो जाता है ये. कंसीव्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि इंडिपेंडेंस के दौरान पे हमने पालन किया था, जिसको हमने अपनाया था इंडिपेंडेंस के दौरान पे, उन सभी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे वो हमारी आइडियोलॉजी हो, उनके विपरीत ये एक्ट है. ठीक है, और इसके जो रूल्स अब नए लागू किए गए, जो नए रूल्स इसके सेट ऑफ गाइडलाइंस बनाई गई, वो भी इसको कहीं से भी जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम नहीं कर रहा. The government has maintained that Muslims have been excluded because Pakistan, Afghanistan and Bangladesh are Islamic countries. बोल रहे हैं कि सरकार ने इस बात को अभी भी बनाए रखा है कि मुस्लिम्स को भाई हमने इसलिए एक्सक्लूड करा है, मुस्लिम को इसलिए सम्मिलित नहीं किया है क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जो तीनों देश यहाँ पे लिस्टेड है कि इन देशों से आने वाले हम अल्पसंख्यकों को अपना लेंगे, तो ये तीनों ही इस्लामिक कंट्रीज हैं, यानी कि मुस्लिम बहुतायत वाले देश हैं. तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि ये इस्लामिक कंट्रीज है तो यहाँ पे मुस्लिम्स के ऊपर कोई भेदभाव हो नहीं सकता. ठीक है. However, more than 200 petitions have challenged CAA in the Supreme Court, SC means Supreme Court, on the ground that it violates Article 14. बोल रहे हैं हालांकि अभी 200 से भी ज़्यादा petitions जो है सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाई गई थी, जिन्होंने CAA को चैलेंज करा था कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, which affirms that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. जिसमें ये कहा गया है, जिसमें जो आर्टिकल 14 है, जो ये सुनिश्चित करता है, जो ये हमें कंफर्मेशन देता है कि हमें ये पुष्टि करता है कि जो स्टेट है,
यानी कि सरकार है वो किसी भी व्यक्ति को डिनाई नहीं करेगी, मना नहीं करेगी इक्वालिटी, कानून की नज़र में इक्वालिटी मना नहीं करेगी, इक्वल प्रोटेक्शन के लिए मना नहीं करेगी अगर वो व्यक्ति हिंदुस्तान की बाउंड्रीज के अंदर में आता है तो, ठीक है। दैट मीन्स हिंदुस्तान के अंदर अगर आ गए तो आपके ऊपर धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, नस्ल के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, आप सबको बराबरी का अधिकार है। बट अगर हम ये कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को यहाँ पे पनाह नहीं दी जाएगी, दैट मीन्स हम उनके ऊपर धर्म के आधार पे साइडलाइन कर रहे हैं। In the court, the government will not just be tested on whether it cherry-picked the 3 neighboring countries to keep Muslims out. बोल रहे हैं कोर्ट में सरकार को इस बात के ऊपर नहीं चेक किया जाएगा, इस बात के ऊपर उनका कोई जांच पड़ताल नहीं की जाएगी कि उन्होंने केवल जानबूझ के ये 3 देश चुने हैं, अपने पड़ोसी देश चुने हैं जहां पे मुस्लिम, ताकि मुस्लिम्स को इससे बाहर रखा जाए, या फिर कोई और वजह थी। ये तीनों देश किस आधार पे चुने गए इसके ऊपर उनका टेस्ट नहीं होना, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगी, लेकिन सवाल ये पूछेगी कि मुस्लिम्स को क्यों बाहर किया जा रहा है। द क्वेश्चन दैट इट विल ऑल्सो हैव टू आंसर इज दिस: इफ CAA was born out of concern for the vulnerable, जो सवाल उनसे पूछा जाएगा वो ये है कि अगर CAA आपने इसलिए बनाया है कि भाई जो भी मुश्किल में त्रसित लोग हैं आप उनकी चिंता करते हैं, उनके लिए फिक्रमंद हैं, आप उनको आश्वासन देना चाहते हैं, उनको आप जगह पनाह देना चाहते हैं, why not extend it to the Rohingya from Myanmar, the Ahmadiyas from Pakistan और इवन तमिल्स फ्रॉम श्रीलंका। तो बोल रहे हैं तो फिर हम म्यांमार के रोहिंग्या को क्यों छोड़ रहे हैं, उनको भी शामिल करो, या पाकिस्तान के जो अहमदियाज हैं उनको क्यों छोड़ रहे हैं, या श्रीलंका के जो तमिल्स हैं उनको क्यों छोड़ रहे हैं, उनको भी शामिल कर सकते हैं ना हम इसमें, तो उनको क्यों छोड़ा। The government's notifying the rules before answering the legal challenge could do more harm than good to those it wants to rescue. अब सरकार ने इसके ऊपर कानूनी फैसला आने से पहले, न्यायिक फैसला आने से पहले इसके नियम जो लागू कर दिए हैं, उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, तो इससे जिन लोगों को बचाना चाहते हैं उनका भला नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा। क्योंकि अगर सपोज करो कि किसी व्यक्ति को इन रूल्स के आधार पर सिटीजनशिप मिल जाती है, फिर जैसा अभी सुप्रीम कोर्ट में हमने जो बॉन्ड्स थे उनका हाल देखा, डोनेशन बॉन्ड्स का हाल देखा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, तो अगर उस तरीके से ये कानून भी रद्द कर दिया गया, फिर उन लोगों का क्या होगा जिनको सिटीजनशिप मिल चुकी होगी? क्या वो निश्चिंत होकर इस देश में रह सकते हैं, या फिर उनको वापस से वही रेफ्यूजी का स्टेटस दिया जाएगा? It could expose a refugee who receives citizenship to another regime of uncertainty. बोल रहे हैं इससे क्या होगा कि कोई भी एक रेफ्यूजी जिसको कि पहले ही सिटीजनशिप मिल गई है, उसको और ज्यादा अनिश्चितता के अंदर में वो धकेल देगा, और ज्यादा अनिश्चितता की अंधकार में वो चला जाएगा व्यक्ति। CAA has further alarmed all those who have stakes in peace and calm in the Northeast. CAA ने उन लोगों को भी चिंतित कर दिया है जिनकी हिस्सेदारी जो है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में शांति में, सौहार्द में बनी हुई है, उन लोगों को भी इन्होंने अलार्म कर दिया है, चिंतित कर दिया है। अब जब ये CAA और NRC की बात की गई थी तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका हमें नुकसान देखने मिला था। इनफैक्ट कई जो लोग जो हमारे देश की सेना में सर्व कर चुके हैं, पेंशनर होल्डर्स हैं, उनको भी NRC से बाहर कर दिया गया था। The December 2014 cutoff has created unease in Assam. जो 2014 की दिसंबर 2014 जो ये 31 दिसंबर 2014 की तो कट ऑफ डेट इन्होंने लागू करी है, उससे असम में एक बेचैनी पैदा हो गई है। वेयर माइग्रेशन, आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप हैव बीन फ्रॉट इश्यूज। जहाँ पे कौन सा असम? वो असम जहाँ पे ये माइग्रेशन, आइडेंटिटी, पहचान और नागरिकता, ये सारे जो हैं बहुत ही ज्यादा फ्रॉट यानी कि भरे हुए, किस चीज से भरे हुए? बहुत ही ज्यादा इश्यू से भरे हुए टॉपिक्स हैं। फॉर मोर देन 4 decades, 4 दशकों से भी ज्यादा, यानी कि 40 साल से भी ज्यादा से ये टॉपिक्स जो है असम के लिए बहुत ज्यादा चिंतित करने वाले हैं, बेचैनी पैदा करने वाले हैं।
A case on the cut-off date for migrants to the state is before the Supreme Court. अब ये जो 31 दिसंबर 2014 की कट ऑफ डेट बोली गई है, ये भी एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेंडिंग है, जिसके ऊपर सुनवाई होनी है या फैसला आना है. तो ये भी एक केस है जो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है. इसके ऊपर भी फैसला नहीं आया, फिर भी सरकार ने 31 दिसंबर 2014 की डेट दे दी. किस बेस पे दी, क्या आधार था ये डेट सेलेक्ट करने का? वो कुछ तो जानकारी मांगेगा सुप्रीम कोर्ट, तो आपने कैसे दे दी? Moreover, the NRC process has created more fault lines than it has settled in Assam. बोल रहे हैं. और इसके अलावा क्या हुआ है, NRC की जो प्रक्रिया रही उसने और ज़्यादा डिवीजन और ज़्यादा डिवाइड पैदा कर दिया था असम में. जितना इस NRC ने जो मतभेद है उसको सेटल नहीं किया, उससे ज़्यादा इसने मतभेद पैदा कर दिया. एंड द इशू ऑफ हु इज़ अ फॉरेनर कंटिन्यूज टू फेस्टर. और ये जो सवाल है, ये जो मसला है कि कौन फॉरेनर है, कौन रेफ्यूजी है और कौन यहाँ का नेटिव है, ये जो सवाल है ये अभी भी और ज़्यादा हालातों को बिगाड़ रहा है. Now, the notification of the CAA rules has reportedly ignited another round of protest in the state. अब ये जो CAA के रूल्स का नोटिफिकेशन आया है, इसने कथित तौर पे और ज़्यादा यहाँ पे देश में फिर से एक प्रोटेस्ट का दौर प्रज्वलित कर दिया है. In the run-up to an election campaign that portends to be divisive, प्रोविडेंट जैसे जैसे जो हम इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका संकेत, पोर्टेंट्स मतलब संकेत मिल रहे हैं कि वो डिवाइसिव होगा, यानी कि विभाजनकारी होगा, यानी कि डिवाइड करने वाली पॉलिटिक्स के ऊपर लड़ा जाएगा. द गवर्नमेंट हैज़ फ्रेम्ड द रूल्स. इसी दौर में सरकार ने ये रूल्स लेकर आ गई. पेइंग लिटिल हीड टू द क्वेश्चंस आस्क्ड ऑफ इट. और जो पे लिटिल हीड का मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देना, तो उनने बहुत ही कम ध्यान दिया है किसकी तरफ? जो सवाल इनसे पूछे गए हैं, जो इन नियमों के ऊपर सवाल खड़े गए हैं, जो डेट ऑफ कट ऑफ का जो सिलेक्शन है उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं. इन सवालों के जवाब देने में तो वो इंटरेस्टेड है नहीं, और उनने रूल्स लेकर आ गए. ऑल आइज आर नाउ ऑन द सुप्रीम कोर्ट. तो जाहिर तौर से सभी लोगों का इस वक्त सारा का सारा ध्यान अब किसके ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पे क्या फैसला सुनाता है, क्या करता है, इस बात के ऊपर उनका सब लोगों का ध्यान अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केंद्रित हो गया है. What is the tone of the passage regarding the Citizenship Amendment Act 2019 CAA and its rules? बोल रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है और उसके नियमों के बारे में पैसेज में क्या टोन अपनाई गई है. तो उन्होंने क्रिटिकल बोला. कैसे? जैसे कि हम लास्ट की ही लाइन को ले लेते हैं, लास्ट पैसेज के लास्ट की 2-3 लाइन्स को ले लेते हैं. उन्होंने बोला कि बाकी सवालों के तो आपने जवाब नहीं दिए, है ना, और आपने रूल्स लेकर आ गए. और फिर उन्होंने एक सवाल पूछा था बड़ा ही गंभीर कि आप मेरे को एक बात बताओ कि जिन लोगों को इस रूल्स के तहत सिटीजनशिप मिल जाएगी और फिर कोर्ट का फैसला अगर विपरीत आता है तो उनकी सिटीजनशिप का क्या होगा? वो फिर से अनिश्चितता में फंस जाएंगे लोग, राइट. और असम में फिर से एक रिफ्ट वहां पे शुरू हो गया है इन सीए रूल्स को लाने के लिए. वो भी तब जब इलेक्शन कैंपेन में हम जाने ही वाले हैं, इलेक्शन कैंपेन्स की शुरुआत होने ही वाली है, तब आपने ये लाना जरूरी था. वो भी ऐसा केस जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. तो न्यूट्रल नहीं है, पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है, प्रशंसा बिल्कुल नहीं कर रहा. क्या कर रहा है? क्रिटिसाइज कर रहा है. सो ऑप्शन सी, क्रिटिकल, इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? Legal reforms in India. तो ये जो CAA है, ये कोई रिफॉर्म लेकर आए हैं, कुछ ऐसा चीज जिससे बहुत बदलाव आने वाला है देश में. जो यहाँ पे आके रेफ्यूजी हैं उन लोगों की लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा. वो लोगों को बस एक सिटीजनशिप मिल जाएगी, एक नागरिकता मिल जाएगी. हमारी लाइफ में, हम जो यहाँ के नेटिव्स हैं, हमारी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है नहीं ना. तो ये कोई रिफॉर्म नहीं है. द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. तो बाकी पॉलिसीज के बारे में हमने डिस्कस नहीं करा, हमने केवल एक लॉ के बारे में डिस्कस करा है, डिस्क्रिमिनेशन एंड इंक्लूसिविटी इन सिटीजनशिप लॉ. बिल्कुल करेक्ट है कि क्या इसमें भेदभाव किया जा रहा है और किन लोगों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है. अब जिन लोगों को सम्मिलित किया जा रहा है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जिसको भेदभाव किया जा रहा है सवाल उसके ऊपर उठ रहे हैं कि किस आधार पर यह भेदभाव किया जा रहा है, क्यों उन लोगों को इससे वंचित रखा जा रहा है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Why does the passage consider the implementation of the CAA's rules amid ongoing legal challenges as problematic? बोल रहे हैं पैसेज में CAA के नियमों को लागू करने के लिए
वो भी तब जब इसके ऊपर अभी भी लीगल चैलेंजेस चल रहे हैं। क्या बताया गया है, क्या माना जा रहा है इसके बारे में? It ensures that all legal challenges against the CAA are resolved swiftly. तो अभी रिजॉल्व नहीं हुए हैं, पेंडिंग है, फैसला आना बाकी है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है। It indicates the government's commitment to fulfilling its promises regardless of the constitutional validity of the act. बोल रहे हैं कि ये दर्शाता है कि सरकार जो है अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने में ज़्यादा जोर दे रही है, ज़्यादा ध्यान दे रही है, बजाय कि इसके चाहे उन कमिटमेंट्स को पूरा करने में ये एक्ट पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो तो भी चलेगा। तो ये हम साफ तौर पे नहीं कह सकते कि उनकी मंशा ये है, ऐसा नहीं कह सकते, पर हाँ ये अभी लीगल चैलेंजेस में फंसा हुआ है। It potentially creates further uncertainty for refugees who might receive citizenship under the act. बोल रहे हैं ये उन लोगों के लिए और ज़्यादा अनिश्चितता पैदा कर देगा जिन लोगों को अगर इस एक्ट के तहत सिटीजनशिप मिल जाती है और फिर कुछ लीगल चेंज आता है, कानूनी प्रक्रिया के तहत इस एक्ट के अंदर कुछ भी चेंज आता है, तो उन लोगों को और ज़्यादा अनिश्चितता में घेर देगा। एज दे स्टेटस कुड बी अफेक्टेड बाय फर्दर लीगल रूलिंग, क्योंकि आगे आने वाली जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उससे उनका जो स्टेटस है वो अफेक्ट हो सकता है, वो प्रभावित हो सकता है। सी बिल्कुल करेक्ट है, यही प्रॉब्लम बताई गई है इसके रिगार्डिंग। What can be inferred about the government's response to the legal challenges against the CAA? सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा जो भी लीगल चैलेंजेस आए CAA के बारे में उनके लिए, स्पेशली इन रिलेशन टू एक्सक्लूडिंग सर्टेन ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। खास तौर पे उन कुछ लोगों को एक्सक्लूड करने के लिए उनके कंट्री ऑफ ओरिजिन के बेस। तो इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण दिया ही नहीं गया कि रोहिंग्यास को क्यों छोड़ा गया, अहमदियास को क्यों छोड़ा गया, तमिल्स को क्यों छोड़ा गया, इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण आया ही नहीं। उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, और बाकी सिर्फ 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, सिर्फ इन मुस्लिम कंट्रीज को ही क्यों सिलेक्ट किया गया, चेरी पिक किया गया। श्रीलंका को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया इस लिस्ट में, म्यांमार को, भूटान को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, तो इसके ऊपर कोई क्लैरिटी है ही नहीं। द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अ क्लियर रैशनल बेस्ड ऑन द रिलीजियस डेमोग्राफी ऑफ द एक्सक्लूडेड कंट्रीज। बोल रहे सरकार ने स्पष्ट जवाब दिया है, स्पष्ट धारणा बताई है कि भाई ये जो हमने डिवाइड किया है ये उन कंट्रीज के बीच रिलीजियस डेमोग्राफी यानी कि उन कंट्रीज का रिलीजियस आधार है, इस बेसिस पे किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पर मुस्लिम्स को छोड़ने का तर्क जरूर उन्होंने ये दी है, पर बाकी देशों को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया वो इसमें नहीं बताया गया। The government's actions suggest it prioritizes certain refugees over others without a transparent justification. बिल्कुल करेक्ट है, वो कुछ refugees को दूसरे refugees के ऊपर प्रायोरिटी दे रहे हैं और इसकी क्यों दे रहे हैं इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। So 2 is correct. The government has fully addressed the concerns. अब देखो आगे अगर आप स्टेटमेंट पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो जहां पे आपको पता चल गया कि 2 हमारा आंसर सही है, करेक्ट है, आपको पता है फर्स्ट इनकरेक्ट है, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 आंसर्स हैं, डी 1 और 4, तो 1 तो इनकरेक्ट है, तो ये तो नेग्लेक्ट हो गया, और हमें पता है 2 सिर्फ एक में ही आ रहा है, ओनली 2, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। पर हम आगे पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज फुली एड्रेस्ड द कंसर्न्स रेज्ड बाय द लीगल चैलेंजेस इन सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अंदर में लीगल चैलेंजेस इस एक्ट के ऊपर आए हैं उन सभी को जवाब दिया है, उन सभी के लिए जो भी स्पष्टीकरण जरूरी था वो दिया है। इनकरेक्ट है, सरकार तो कुछ बोलती ही नहीं है ना। The government has ensured equal protection under the law for all individuals. सरकार ने सभी को बराबरी से प्रोटेक्शन दिया है, चाहे कोई भी हो, हर एक व्यक्ति को irrespective of their nationality और religion, बिना उनके धर्म को जाने, बिना उनके देश को जाने, उन्होंने सबको यहाँ पे बराबरी से प्रोटेक्ट करने का अधिकार दिया है। बिल्कुल इनकरेक्ट है। According to the passage, what specific legal ground is the CAA being challenged on in the Supreme Court? बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार क्या कुछ लीगल चैलेंजेस आ रहे हैं CAA के ऊपर जिनके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है। द एक्सक्लूजन ऑफ नॉन इस्लामिक कंट्रीज फ्रॉम द CAA, की और बाकी देशों को जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज है उनको क्यों नहीं शामिल किया गया। तो बोला ना इसके ऊपर उनको टेस्ट नहीं करना है, लेकिन उनको टेस्ट इस बात पे करना है कि धर्म के बेसिस पे आपने क्यों ये किया जो कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा है।
the notification of the CAA rules before answering the legal challenge, कि उनको सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए चैलेंज किया गया है कि आपने नोटिफिकेशन CAA के रूल्स का नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया, अभी तो हमने इसके ऊपर हियरिंग करी नहीं है, तो ये भी चैलेंज नहीं है. द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, यही सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है, जिसका जवाब सरकार को देना है. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. I don't know the reason why he has said all this yet it puts him in a bad light. बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि उसने ये सब क्यों कहा, हालांकि ये सारी बातें जो है उसको बैड लाइट में, यानी कि एक बुरे आदमी की तरह प्रेजेंट कर रही हैं. तो आई डोंट नो द रीजन, डोंट नो से पता चल रहा है वाई ही हैज सेड, इनसे क्या पता चल रहा है कि जो घटना है वो पास्ट की है. ठीक है, इसलिए जो सेड है वो हमारा मेन वर्ब है, इसको अगर हम पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, ये पूरा जो स्टेटमेंट है वो इक्वल बन जाएगा. जो फर्स्ट हाफ है स्टेटमेंट का, आई डोंट नो द रीजन व्हाई ही सेड, और उसके बाद में ऑल दिस येट इट पुट्स हिम इन बैड लाइट, ये सारा जो है एक ही टेंस में हो जाएगा. तो हैज नहीं आएगा, वाई ही सेड, सिंपल वाई ही सेड आएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा. ठीक है, हैज की बजाय सिंपल वाई ही सेड. ऑप्शन ए इज करेक्ट. They had escaped the dark world and were enveloped in a dazzling white light which almost blinded them. उन्होंने एक बड़ी काली गहरी दुनिया से escape करके, मतलब बच के निकल आए, और अब वो एक बहुत बड़ी रोशनी के घेरे के अंदर, रोशनी के अंदर जैसे एनवेलप के अंदर कुछ चीज डाल देते ना, वैसे बहुत बड़ी गहरी रोशनी के अंदर थे, वाइट लाइट के अंदर, जिससे वो ऑलमोस्ट अंधे हो गए थे. The foundation of immortality sprung before them. अब दे यानी कि कुछ नाउन होना चाहिए तभी प्रोनाउन आएगा, तो वन हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, ऑप्शंस में वन फर्स्ट स्टेटमेंट है भी नहीं. द फाउंटेन ऑफ इमोर्टैलिटी, इमोर्टैलिटी मतलब आप कभी मर नहीं सकते, अमृत का, तो जो अमर रहने का जो फाउंटेन था, स्प्रंग बिफोर देम, वो उनके सामने बह रहा था. them from which they collected the elixir in a large conch shell, जिसमें से उन्होंने एलिक्सर मतलब कि अमृत जो होगा, जो भी लिक्विड फॉर्म में जो भी सब्सटेंस होगा उसको कलेक्ट करा, उसको ले लिया, किसमें, एक बहुत बड़े से कॉन्च शेल. कॉन्च एक तरीके का जो स्नेल होता है वो होता है, उसके शेल के अंदर उन्होंने भर लिया. द नेक्स्ट मोमेंट द बॉयज फाउंड देमसेल्फ फ्लोटिंग ओवर मिस्टी क्लाउड्स. अगले ही पल उन लड़कों ने खुद को कहाँ देखा, मिस्टी क्लाउड्स के ऊपर बहते हुए देखा. अब कौन लड़के, द बॉयज यानी कि किन्हीं बॉयज का पहले जिक्र किया होगा, वो आएंगे. अब बाकी सभी स्टेटमेंट में देयर वाज ब्लिस अराउंड देम, ये वर्ड्स इस्तेमाल करें, यानी कि हम समझ गए कि ये सारे वर्ड्स किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इन बॉयज के लिए, यानी कि 3 हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा. They gave him some elixir, उन्होंने उसको कुछ एलिक्सर दिया. किसको, अब ये हिम हमें क्लियर नहीं है, किस एक व्यक्ति को किसको दिया. फ्रॉम द शेल, अब वो कलेक्ट किया होगा उसके बाद ही दिया होगा, तो कलेक्ट कहाँ पे किया, उन्होंने 2 स्टेटमेंट में किया और 4 स्टेटमेंट बाद में आएगा, यानी कि 2 पहले 4 बाद में. 2 पहले, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट पहले आ रही है, इनकरेक्ट हो गया. पहली बात तो 3 हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ए और बी एलिमिनेट हो जाते हैं. अब 2 पहले 4 बाद में, 2 पहले 4 बाद में, चलो हेल्प नहीं मिली, आगे चलते हैं. उन्हें एलिक्सर दिया उसको शेल में से, एंड ही इमीडिएटली एक्वायर्ड एन इथेरियल फॉर्म, और उसने एकदम से ही एक जादुई, जो अनंत काल तक का जो समय वैसी वाली फॉर्म इख्तियार कर ली, वैसे रूप में आ गया. यानी कि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का है ही नहीं, ऐसी फॉर्म उसने, ऐसा रूप उसने इख्तियार कर लिया. इट वॉज देन दैट दे सॉ द फॉर्मलेस वन बिफोर देम, और तब उन्होंने इस फॉर्मलेस वन, फॉर्मलेस यानी कि जिसका कोई भी शेप नहीं, हम बोलते हैं ना ईश्वर का कोई रंग रूप आकार नहीं है, तो ऐसा लगा कि उन्होंने उस मोमेंट में उस फॉर्मलेस को देखा. फॉर्मलेस वन मतलब भगवान को देखा. देयर वॉज ब्लिस एंड ट्रैंक्विलिटी अराउंड देम, और तब उनके सामने बिल्कुल खुशी, बहुत प्योर खुशी, ब्लिस मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, और ट्रैंक्विलिटी मतलब बहुत ज़्यादा शांति, ऐसा उनको फील हुआ कि उनके आसपास में बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा शांति है. ठीक है,
जब वो बादलों में आ गए जिसने उनको, और वहां पे उनको रोशनी मिली जो जिसने उनको अंधा कर दिया, बिल्कुल लगभग अंधा कर दिया, तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा शांति, बहुत ज्यादा खुशी फील हुई। ठीक है, उस खुशी की वजह से फिर उनको सामने क्या आ गया, फाउंटेन ऑफ इमोर्टैलिटी आ गया, उसमें से उन्होंने एलिक्सर लिया और क्या हुआ, उनके सामने एक फॉर्मलेस फॉर्म में कोई व्यक्ति आ गया। फॉर्मलेस मतलब जिसकी कोई शेप साइज आकार नहीं था, वैसा कुछ आ गया, भगवान आ गए उनके सामने। फिर उन्होंने क्या किया, उनको इट वॉज सॉ देम द फाउंटेन ऑफ इमोर्टैलिटी, उन्होंने उसको दे गेव हिम मतलब द फॉर्मलेस वन, जो फॉर्मलेस वन था उसको उन्होंने वो एलिक्सर दिया फ्रॉम द शेल एंड ही इमीडिएटली एक्वायर्ड एन एथरियल फॉर्म, और उसने एक ऐसा रूप ले लिया जो इस युग का था नहीं, इस ब्रह्मांड का था नहीं, ऐसा फॉर्म ले लिया। तो 3 हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। 3 के बाद में 1 आएगा कि वो डार्क वर्ल्ड से निकलकर कहाँ पहुंचे, क्लाउड्स के बीच में पहुंचे। उनके सामने ऐसा लगा कि वो एक रोशनी के घोले के अंदर पहुंच गए और जिसने उनको लगभग अंधा कर दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो गए, उनको वहां पे बहुत ज्यादा शांति और बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई, हो गया थर्ड पॉइंट। उसके बाद में आएगा हमारा 2 कि वहां पे उनको फाउंटेन ऑफ इमोर्टैलिटी दिखाई दिया, उसमें से उन्होंने एलिक्सर लिया और उसी क्षण उनके सामने फॉर्मलेस वन आ गया जो किसी रूप में नहीं था, किसी शेप में नहीं था, और अंत में उन्होंने उस फॉर्मलेस वन को वो एलिक्सर दिया पीने के लिए, और उसके पीते ही उस फॉर्मलेस वन ने एक ऐसी शेप इख्तियार कर ली जो इस दुनिया की नहीं लग रही थी। ठीक है, तो 3, 1, 6, 2, 5, 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे एक ईडियम दिया है, पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। इसका मीनिंग समझ के हमें इन स्टेटमेंट्स में से जो नीचे गिवन ए बी सी स्टेटमेंट डी है, इनमें जो हाईलाइटेड पार्ट है क्या वहां पे ये जो ईडियम है फिट बैठ रहा है, ये चेक करना है। तो पहले बात तो पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप कोई स्थिति जो ऐसी बनी हुई है, मतभेद की, बहसबाजी की, आक्रोश की स्थिति बनी है, उसको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उसको शांत कर रहे हैं, ये हो गया इसका मीनिंग। इफ यू अननेसेसरली इंटरफेयर इन अदर्स अफेयर, अगर तुम बिना बात के दूसरे के मामले में टांग अड़ाओगे, यू विल सफर योरसेल्फ, तो तुम खुद ही पछताओगे, खुद को ही तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। तो यहाँ पे तो परेशानी कम होने की बात नहीं हो रही। फेड अप विद द फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स, बोल रहे बार बार होने वाली स्ट्राइक्स से परेशान हो गए। द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू डील विद द सिचुएशन डिसाइसिवली, मैनेजमेंट ने सोचा कि अब हम इसके लिए अंत काल तक ना मतलब कुछ फैसला लेकर आएंगे ही आएंगे, परमानेंट सोल्यूशन लेकर आएंगे। तो यहाँ पे भी स्थिति को शांत करने की तो बात नहीं हुई, सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है जिससे स्ट्राइक्स और भी बढ़ सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है, राइट। स्थिति शांत नहीं हुई। The government ordered a judicial inquiry into the communal rights in a bid to pacify the situation. Pacify मतलब कमजोर करना, कम करना, किसको, किसी भी गंभीर स्थिति को कम करना। तो बोल रहे हैं कि सरकार ने बोला कि हम इसमें जुडिशियल इंक्वायरी इन कम्युनल राइट्स में जुडिशियल इंक्वायरी बिठाएंगे जो कि एक तरीका था स्थिति को सामान्य करने का। सो सी बिल्कुल करेक्ट है। From his behavior, it is obvious that someone has prejudiced him against me. उसके बर्ताव से ये बात स्पष्ट हो रही है किसी ने उसको मेरे विपरीत भड़काया है, बायस किया है। तो यहाँ पे भी शांत होने की बात नहीं हो रही, तो केवल ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी, ओनली स्टेटमेंट सी करेक्टली यूजेस द इडियम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे फ्रेज दिया है और उनका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट दिया है, हमें बताना है कौन सा वर्ड जो है किस फ्रेज के लिए यूज होता है। एन एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम, एक ऐसा कैलेंडर जो कि सालाना कैलेंडर जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइम्स मेंशन हो, उसको बोला जाता है एल्मैनिक। क्या बोला जाता है? एल्मैनिक। ठीक है, सो ए जो है वो 2 से मैच हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ए में ए 2 से मैच हो रहा है, ऑप्शन सी में बी और डी तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, वन हु इज क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट, जो किसी भी आर्ट फॉर्म को बहुत क्रिटिकली जज करता है, बारीकी से समझता है, एकदम बारीक बातों को उसको नोट करता है, उनको बोलते हैं कॉन्सर्र। कॉन्सर्र का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आर्ट को बारीकी से जांचता समझता है, उसको एनालाइज करता है। तो बी का हो गया ए, बी का हो गया 1 और ए का हो गया 2, राइट। तो बी का 1, यहाँ पे बी 1 है, यहाँ पे बी 4 है, तो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। वन हु डज नॉट अप्रिशिएट आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक,
एक ऐसा व्यक्ति जिसको आर्ट, लिटरेचर या म्यूजिक या किसी भी तरीके के क्रिएटिविटी पसंद ना हो, उसको पसंद नहीं है बिल्कुल भी क्रिएटिविटी, तो उनको उस व्यक्ति को बोला जाता है फिलिस्टीन। क्या बोला जाता है? फिलिस्टीन। ऑप्शन 4 सी से मैच हो रहा है। और एन आइडियली परफेक्ट स्टेट, बिल्कुल एकदम ऐसी स्थिति जो बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही हो रहा है, ऐसी स्थिति, उसको बोला जाता है यूटोपिया। डी इज 3, तो A2, B1, C4, D3 ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेटर लेट देन नेवर, कोशिश हमेशा ये किया करो कि जो 2-3 चीजें, 1-2 ऊपर की शुरुआत की, अगर हमारी मैच होगी करेक्टली, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आंसर निकल आता है। अगर मान लो आपको इसमें एल्मेनिक में कॉन्फिडेंस नहीं था, अगर आपको यूटोपिया में कॉन्फिडेंस था, तो आप वही मैच कर लेते, थर्ड ऑप्शन डी वाला जो है वही मैच कर लेते। इन दोनों में हो रहा है तो भी एलिमिनेट हो जाते। जिसमें भी आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस हो ना, उसको हाथ लगाना, पेपर में नेगेटिव मार्किंग मत करवा लेना। ओके, पूरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? जब आप वोकैब पढ़ेंगे, वोकैब याद करेंगे। और वोकैब याद करने का तरीका, पीडीएफ डाउनलोड करो टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, पीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ को 3 बार, दिन में 3 बार, जैसे मेडिसिन की डोज देते हैं ना, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ये 3 गोली दिन में 3 बार लेनी है खाने के बाद में, वैसे ही दिन में 3 बार कम से कम आपको उस पीडीएफ को पढ़ना है। उसके अंदर वोकैब दी है, उन वर्ड्स को पढ़ना है। कोशिश ये करो कि उन वोकैब के वर्ड्स को आप अपने आम तौर की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू करो, प्रयोग करना शुरू करो। नहीं कर पाते तो इतना प्रयास कर लो कि हफ्ते में 1 बार उन वर्ड्स का, जितने मैक्सिमम वर्ड्स याद रहे हैं, उन वर्ड्स का आप जो है एक पैसेज बना के लिखने की कोशिश कर लो। ठीक है, जो भी मैक्सिमम आपको वर्ड्स याद आ रहे हैं, रेलेवेंट हैं पैसेज से, वो कोशिश करो। आपको वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको वर्ड्स का यूज करना भी आ जाएगा। ठीक है, बेटर लेट देन नेवर, यानी कि बेटर लेट देन नेवर मतलब ठीक है, हो तो गया, कभी नहीं होने से, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ नहीं से कुछ बेहतर, वही चीज है, कभी नहीं होने से अच्छा है कि कुछ हुआ तो सही। अब इसके लिए हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है, मतलब इसका मीनिंग बताना है। इट्स गुड टू बी क्लीन, गुड इज क्लीन, गॉड इज क्लीन एंड यू शुड बी टू। तो साफ सुथरा होना अच्छी बात है, क्योंकि भगवान भी साफ सुथरे हैं और आपको भी साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये तो क्लेनलीनेस के ऊपर है, लेट के ऊपर नहीं है। इट्स बेटर टू फिनिश समथिंग लेट दैन टू नेवर डू इट एट ऑल, यानी कि कुछ भी चीज है, कुछ भी कार्य है, बेशक आपने लेट ही खत्म किया, पर किया तो ऐसा तो नहीं कि आपने कभी किया ही नहीं वो काम, राइट। तो अच्छा है कि किया, कभी भी किया खत्म। टाइम दिया था 9 बजे आपको सबमिट करना है, चलो 9 बजे नहीं, आपने 5 बजे दिया, लेकिन कोई एक व्यक्ति है जिसने वो 5 बजे भी नहीं दिया, उसने कभी दिया ही नहीं, तो नंबर आपको मिलेंगे, उस व्यक्ति को मिलेंगे, आप उससे तो बेहतर ही हो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ न्यू analysis has determined that the threat of global warming can still be greatly diminished if nations cut emissions। बोल रहे हैं एक न्यू एनालिसिस हुआ है, एनालिसिस मतलब जांच पड़ताल हुई है, आंकलन किया गया है, उसमें ये सामने आया है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है, थ्रेट है, उसको अभी भी बहुत हद तक कम किया जा सकता है अगर सभी देश जो है कट करें। क्या कट करें? कट करें मतलब कमी करें, किसमें? एमिशंस ऑफ हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेस बाय 70% दिस सेंचुरी। अगर हम इस सदी तक के अंत तक भी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो कि हीट को अपने अंदर जकड़ लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, उनका इस्तेमाल को, अगर उनके एमिशन को हम 70% तक कम कर दें, तो भी हम ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से बच सकते हैं। With research showing that additional warming of about 1 degree Celsius may be the threshold for dangerous climate change। अब ऐसी भी रिसर्च आई है सामने जिनने बताया कि अगर अब 1 डिग्री का भी टेम्परेचर राइज हुआ तो हमारा जो थ्रेशोल्ड है क्लाइमेट चेंज का, वो रीच कर जाएगा, वो सबसे डेंजरस स्तर पर पहुंच जाएगा। The European Union has called for dramatic cuts in emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन ने बहुत ड्रामेटिक मतलब बहुत तेजी से कमी लाने की बात की है, किसमें? एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में। The most dangerous potential aspects of climate change include massive losses of Arctic sea ice and permafrost। बोल रहे हैं जो सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक इसका प्रभाव है वो क्लाइमेट चेंज का, वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा
आर्कटिक सर्कल पे जो सी आइस है, समुद्री बर्फ है, उसका पिघलना है, हम उसको खो रहे हैं, वो पिघल रही है। और परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट जो समुद्री पानी है उसके अंदर नीचे की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो होती है, ठीक है, जो कि जमी हुई रहती है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जमी हुई रहती है, ठीक है, तो वो भी हम लूज कर रहे हैं, वो भी खत्म हो रही है। दिस रिसर्च इंडिकेट्स दैट वी कैन नो लॉन्गर अवॉइड सिग्निफिकेंट वार्मिंग ड्यूरिंग दिस सेंचुरी। अब ये रिसर्च बताती है कि अब हम ये जो वार्मिंग है इससे बच नहीं सकते, अब हम इससे ये नजर नहीं चुरा सकते। सेड NCAR साइंटिस्ट वॉरेन वॉशिंगटन, द स्टडी पेपर्स लीड ऑथर। ये किसने कहा? ये NCAR के साइंटिस्ट ने कहा, जो कि कौन है? वॉरेन वॉशिंगटन उनका नाम है, और वो लीड ऑथर है, यानी कि मुख्य ऑथर है इस रिसर्च पेपर के, इस स्टडी पेपर के, ठीक है। बोल रहे हैं कि बाकी तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं A, B और D, इसमें हमने तीनों में ही जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसको कम करने की बात की, लेकिन जो C स्टेटमेंट है उसमें हमने ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान की बात करी, ठीक है, कि सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है हमें। बाकी तीनों में तो हम उनको कम करने की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो C स्टेटमेंट है वो ऑड वन है, वो सबसे अलग है, यानी कि सेंटेंस सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा, हैवी, फैट। अब इसका एंटोनिम बताना है, तो स्लिम इसका एंटोनिम होगा। एरियल मतलब हवाई। एनेक्डोटिस्ट मतलब कि वो व्यक्ति जो छोटी छोटी कहानियां सुनाता हो, नरेटर, नरेटर जो कथावाचक होते हैं। सो ऑप्शन बी स्लिम इज करेक्ट। He has been read through the archives to research his article on the town's history. He has been के साथ में read नहीं आएगा, he has been के साथ में क्या आएगा? reading through, कि वो पढ़ रहा था, वो क्या कर रहा था? जो रिसर्च में आर्काइव्स थे, आर्काइव्स यानी कि जो हमारी हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं ना, उनको बोल देते हैं आर्काइव्स। तो उसमें जो भी रिसर्च करनी थी वो उनको कंटिन्यूसली पढ़ रहा था। हिज आर्टिकल ऑन द टाउन्स हिस्ट्री, तो उनका जो आर्टिकल था इस शहर के इतिहास के ऊपर, उसके बारे में वो आर्काइव्स में पढ़ रहा था। तो हैज बीन रीडिंग क्या होगा? ही हैज बीन रीडिंग थ्रू, राइट, ना कि हैज बीन रीड। क्या होगा? ही हैज बिन रीडिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगेन फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को हमें मैच करना है। सबसे पहले द एक्ट ऑफ लुकिंग इनटू वंस माइंड, यानी कि अपने दिमाग को पढ़ने की कोशिश करना, उसको क्या बोल जाता है? आप आत्म चिंतन कर रहे हैं, आत्म मंथन कर रहे हैं, ठीक है, आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, उसको इंग्लिश में बोल जाता है इंट्रोस्पेक्शन। क्या बोल जाता है? इंट्रोस्पेक्शन। तो ए मैच हो गया थर्ड के साथ में, ठीक है, यहाँ पे भी A3 के साथ में, यहाँ पे भी A3 के साथ में। A और B जो ऑप्शंस हैं वो एलिमिनेट हो गए। प्लेजर मिक्स्ड विद सैडनेस एट रिकॉलिंग हैप्पी मोमेंट्स इन द पास्ट। देखो कभी ऐसा होता है कि जब आप कुछ पुराने पास्ट के अच्छे खुशी वाले पलों को याद कर रहे होते हैं, तो आपको खुशी भी होती है, साथ साथ में दुख भी होता है, ठीक है, थोड़ा दुख का एहसास भी होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हैं वो अपने कॉलेज डेज को याद करेंगे तो खुशी होती है, उन दिनों को याद करके चेहरे पे स्माइल आती है, पर जैसे ही उस रियलिटी से बाहर आते हैं, उस पल को याद करके निकलते हैं, तो एक दुख होता है कि यार कॉलेज के दिन खत्म हो गए, ठीक है। तो उस फीलिंग को क्या बोला जाता है? नॉस्टैल्जिया। क्या बोला जाता है? नॉस्टैल्जिया। बी के साथ में क्या मैच हो रहा है? 4। यहाँ पे बी के साथ में 4 है, यहाँ पे बी के साथ में 2 है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ फॉल्स परसेप्शन ऑफ थिंग दैट डू नॉट रियली एग्जिस्ट। किसी भी चीज का ऐसा गलत भ्रम पैदा कर लेना जो है नहीं, उसके बारे में आप क्या करते हैं? हेल्यूसिनेट। जैसे कि रेत में बियर ग्रिल्स जाता है रेतीले इलाकों में, फिर वो बोलता है ना कि यहाँ पे लोग हेल्यूसिनेट बहुत जल्दी करने लग जाते हैं, दैट मीन्स भ्रम में पड़ जाते हैं। एक ऐसी स्थिति, अ स्टेट ऑफ एब्सेंट माइंडेड डे ड्रीमिंग, यानी कि दिन के समय में आप होता है ना कि ऐसे कहीं दीवार की तरफ देख के कुछ ख्यालों में आप खोए हुए होते हैं कि मैं कलेक्टर बन जाऊंगा तो मैं ऐसे करूंगा और मुस्कुरा रहे होते हैं मन में, या फिर अगर गुस्से में होते हैं तो वो वैसे ही कुछ एक्सप्रेशन बना रहे होते हैं। तो उस डे ड्रीमिंग को बिना सोचे विचारे जो आप डे ड्रीमिंग करते हैं, या फिर मम्मी जब पकड़ लेती है क्या सोच रहा था या क्या सोच रही थी, क्यों मुस्कुरा रही थी, वो क्या होता है? रिवेयर, उसको बोल जाते हैं रिवेयर। तो
डी जो है वो मैच होगा 2 के साथ में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक स्टेटमेंट गिवन है, इसमें एक वर्ड है हाईलाइटेड। अब हमें क्या करना है, जो कंक्लूजन्स दिए हैं उनमें से चूज करना है कि क्या ये वर्ड इनको डिफाइन कर रहा है। द ट्रेड एम्बार्गो हैज इम्पैक्टेड एक्सपोर्ट रेवेन्यू। एम्बार्गो का मतलब होता है प्रतिबंध, ठीक है। तो ट्रेड के ऊपर जो रोक लगाई गई उससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट के रेवेन्यू पे भी प्रभाव पड़ा। द न्यू ट्रेड लॉज हैव एग्जेम्प्टेड गुड्स फ्रॉम ड्यूटी। जो नए ट्रेड लॉज हैं उनमें गुड्स को ड्यूटी फ्री कर दिया गया, तो ऐसा नहीं है, ये तो इनकरेक्ट है, ऐसा थोड़ी बोला उन्होंने। द ट्रेडिंग इन सर्टेन गुड्स हैज बीन टेम्पररी स्टॉप्ड, कि कुछ गुड्स की ट्रेडिंग जो है वो रोक दी गई है, ये हो सकता है। अब एम्बार्गो यानी कि रोक लगाएगी, प्रतिबंध लगाया गया, तो जरूरी थोड़ी कि सभी के ऊपर लगाया गया, कुछ के ऊपर भी लगाया जा सकता है, तो ये करेक्ट है। द गवर्नमेंट ऑर्डर हैज पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड विद सम कंट्रीज, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी इस चीज की भी है कि सभी देशों के ऊपर रोक नहीं लगाई गई होगी एक्सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ कुछ देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए रोक लगाई गई होगी। जैसे कि हमने चाइना के साथ में ट्रेड करने के लिए रोक लगा दी गई है, राइट। तो हम बाकी देशों के साथ तो ट्रेड कर रहे हैं ना, बस चाइना के साथ में रोक रखा है। तो 2 और 3 दोनों करेक्ट हैं। एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड, इंक्रीज नहीं हुए हैं, उसके ऊपर फर्क पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, इम्पैक्टेड मतलब दुष्प्रभाव पड़ा है। सो 2 और 3 आर करेक्ट, 2 और 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। एज नून अप्रोच, जैसे जैसे दोपहर आई, सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू एन ब्रांचेस कास्टिंग डैपल्ड पैटर्न्स ऑन दी कॉबलस्टोन पाथ। बोल रहे हैं वो ब्रांचेस के जरिए जो है सनलाइट फिल्टर होकर आने लगी। तो जहां पे लिखा है ब्रांचेस, ब्रांचेस प्लूरल है, ब्रांच सिंगुलर है, ठीक है। और ब्रांचेस जब यहां पे ईएस आ गया तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब एक तो आपको एन का कंसेप्ट पता है कि ये वॉवल साउंड्स के साथ में आता है, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल साउंड्स होते हैं, इनकी साउंड्स के साथ में आता है, वर्ड के साथ में नहीं, अल्फाबेट के साथ में नहीं, साउंड के साथ में, ठीक है। ये तो आपको कंसेप्ट पता है। एक कंसेप्ट और है कि दूसरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि ए एन द, इसके बारे में कि ए और एन जो है वो सिंगुलर वर्ड्स के साथ में ही आता है, द जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में आ सकता है। ब्रांचेस बोल दिया तो एन नहीं आएगा, क्या आएगा, वो द ब्रांचेस, ब्रांचेस के भीतर से झांक रहा था, भीतर से फिल्टर होकर आ रहा था, तो एन नहीं आएगा। एन मतलब सिंगुलर, सिंगुलर नहीं है, ब्रांचेस प्लूरल है, द ब्रांचेस, ठीक है। तो यहाँ पे एन की बजाय क्या आएगा, द ब्रांचेस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। After his father's death, he became a prodigal of his fortune. अपने पिता की मृत्यु के बाद में वो अपने भविष्य के लिए ऊपर बड़ा ही फिजूल खर्च करने लगा, यानी कि ज़्यादा या तो समय वेस्ट करता था भविष्य के चिंता करने के ऊपर, या फिर पंडितों के पास में घूमता रहता था, ठीक है, कि मेरे भविष्य में क्या होगा, क्या मेरी किस्मत में लिखा है। अपने पिता की मृत्यु के बाद में वो इस चक्कर में पड़ गया, ठीक है। तो ही गेन्ड विजडम एंड स्पेंट मनी कॉशियसली, कि उसको ज्ञान आ गया, उसको अक्ल आ गई और उसने सारा पैसा जो है ध्यान से सावधानी पूर्वक खर्चने लगा, इनकरेक्ट है। बीइंग द ओनली हायर ही इनहेरिटेड ऑल हिज फादर्स वेल्थ, कि क्योंकि वो इकलौता बेटा था तो उसको अपने पिता की सारी संपत्ति मिल गई, ठीक है। तो ये तो बात हमें पता नहीं कि उनके पिता अमीर थे, नहीं थे, गरीब थे, इकलौता बेटा था, ये तो कुछ पता नहीं चल रहा। ही स्क्वांडर्ड हिज वेल्थ रेकलेसली एंड लॉस्ट ऑल ही हैड, उसने अपना पैसा बड़ा ही बेढंगे तरीके से खर्चना शुरू कर दिया और उसका सारा पैसा जो है खत्म हो गया। तो प्रोडिगल का मतलब तो ये होता है फिजूल खर्ची करना, तो वो फिजूल खर्ची हमें यहाँ से पता चल रहा है कि वो बेढंगे तरीके से खर्च कर रहा है, मतलब फिजूल खर्च कर रहा है। He assumed the responsibility of increasing his father's fortune, उसने अपने पिता की संपत्ति को और ज्यादा बढ़ाने की जिम्मेदारी उठा ली, ये भी इनकरेक्ट है, केवल थर्ड यहाँ पे करेक्ट है, ओनली ऑप्शन 3 इज करेक्ट, सी। इक्विवोकल, इक्विवोकल मतलब एक से ज्यादा इसके अर्थ निकलना, यानी कि अस्पष्टता। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, यूनानिमस, यूनानिमस मतलब सर्वसहमति से, ठीक है। ऑक्लूड, ऑक्लूड का मतलब होता है जो रोकता है किसी चीज को, रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक है, कुछ रुकावट पैदा करता है, रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा डालना। एम्बिगियस, एम्बिगियस मतलब अस्पष्ट। तो यहाँ पे डी जो है सिनोनिम है इक्विवोकल का।
अब ओपनिंग स्टेटमेंट गिवन है और साथ में क्लोजिंग स्टेटमेंट गिवन है, इसी बीच में आपको PQRS जो स्टेटमेंट है उनको पैराजंबल फॉर्म में दिए गए हैं, उनको अरेंज करना है। बॉर्न ऑन October 5, 1983 इन लॉस एंजलिस भी बोलते हैं, कैलिफोर्निया, एमा स्टोन्स जर्नी इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बिगैन एट अ यंग एज। बोल रहे हैं 5 अक्टूबर 1983 को जन्मी। कहाँ पे जन्मी? लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में जन्मी एमा स्टोन, एक मशहूर अभिनेत्री हैं, ठीक है, हॉलीवुड की बहुत अच्छी अदाकारा हैं। तो उनका जन्म, जो स्पाइडरमैन मूवी में भी थी, तो उनका जर्नी जो थी, यानी कि उनका जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो सफर रहा, बिगैन एट अ यंग एज, वो बहुत युवा एज में स्टार्ट हो गया। While attending local theatre classes, जब वो local theatre classes attend करी थी, Stone discovered her passion for acting. तो उनको ऐसा लगा कि उनको एक्टिंग करना पसंद है, उनको बहुत ज़्यादा उनके पैशनेट है एक्टिंग के बारे में, एंड soon started auditioning for various roles, और जल्द ही उन्होंने अलग अलग रोल्स के लिए ऑडिशन करना स्टार्ट कर दिया। Despite facing initial रिजेक्शंस, हालांकि शुरुआती दौर में उनको बहुत सारे रिजेक्शंस मिले, स्टोन्स डिटर्मिनेशन एंड टैलेंट इवेंचुअली लैंडेड हर अ ब्रेक थ्रू रोल इन द कॉमेडी सुपरबैड। तो लेकिन फिर भी अपने दृढ़ निश्चय की वजह से, अपने टैलेंट के बलबूते उनको बहुत बड़ा रोल, ब्रेक थ्रू रोल मिला, जिसकी वजह से, ब्रेक थ्रू मतलब उसकी वजह से उनको पहचान मिली। एक कॉमेडी सीरियल था या मूवी थी, ये तो क्लैरिटी नहीं है, पर सुपर बैड करके कोई कॉमेडी सीरीज या कुछ था, उसमें उनको रोल मिल गया। Stone's career skyrocketed as she garnered critical acclaim for her performances in movies like The Help एंड लाला लैंड। लाला लैंड मूवी को ऑस्कर भी मिल चुका है। तो बोल रहे हैं कि स्टोन का करियर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा, बहुत ही आसमान की बुलंदियों को छूने लगा, जब उनको बहुत ज़्यादा एक्लेमेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, बहुत ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंसेस को पसंद किया गया। कौन सी मूवीज़ में? द हेल्प नाम की एक मूवी में और लाला लैंड मूवी में, अर्निंग हर एन अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, और उनको इन मूवीज़ के लिए अकेडमी अवार्ड भी मिला बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। इंस्पायर्ड बाय द लाइक्स ऑफ मरील स्ट्रिप। मरील स्ट्रिप अगेन बहुत मशहूर, बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, काफ़ी वृद्ध हैं बट काफ़ी अच्छी उनकी एक्टिंग है। तो मरील स्ट्रीप जैसी अभिनेत्रियों से इंस्पिरेशन लेते हुए स्टोन कंटिन्यूड हॉनिंग हर क्राफ्ट एंड एक्सप्लोरिंग डाइवर्स रोल्स। उन्होंने अपनी क्राफ्ट को और ज़्यादा पॉलिश करना जारी रखा और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती रही और ज़्यादा अलग अलग तरीके के रोल्स करती रही। सॉलिडिफाइंग हर स्टेटस एज वन ऑफ हॉलीवुड्स लीडिंग एक्ट्रेसेस, जिसकी बदौलत उनका स्टेटस हॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस और सबसे इस वक्त की प्रमुख अभिनेत्रियों में शामिल हो गया। तो उन्होंने इंस्पिरेशन, देखो पहला, सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे पैदा हुई, एक्टिंग के लिए पैशन थिएटर क्लास ज्वाइन करते वक्त हुआ, तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अब शुरुआती दौर में उनको रिजेक्शंस मिले, ये सेकंड स्टेटमेंट होगा, लेकिन फिर भी उनको सुपर बैड मूवी से पहचान मिली। उसके बाद में मरील स्ट्रीप जैसी अभिनेत्रियों से वो इंस्पायर्ड रही, ये थर्ड स्टेटमेंट होगा। और फिर वो अपनी एक्टिंग को और ज़्यादा पॉलिश करती रही और अलग अलग तरीके के रोल्स वो करती रही। इस वजह से उनका करियर जो है बहुत स्काई रॉकेट, यानी कि बहुत आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा, जब उनको द हेल्प और लाला लैंड जैसी मूवी के लिए रिकॉग्निशन मिला। ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। टुडे एमा स्टोन स्टैंड्स एज अ रिस्पेक्टेड फिगर इन द फिल्म इंडस्ट्री। आज की डेट में एमा स्टोन जो है एक बहुत प्रसिद्ध, जानी मानी और आदरणीय एक पर्सन है फिल्म इंडस्ट्री में, सेलिब्रेटेड फॉर हर वर्सटैलिटी एंड कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, जिनको कि जाना जाता है उनकी वर्सटैलिटी के लिए, मतलब कि अलग अलग रोल्स निभाने के लिए, और कंट्रीब्यूशन की, दुनिया के सिनेमा को उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है वो उसके लिए उनको जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट पी से स्टार्ट हो रहा है, पी से केवल ऑप्शन सी स्टार्ट हो रहा है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हमें पता लगाना है किसी पार्ट में कोई एरर है या नहीं। वी विल हैव टू स्पेंड अ फ्यू आवर्स जर्निंग डाउन इन अ बस विच इज़ बाउंड टू टेक इट्स टोल। बोल रहे हैं हमें बस में कुछ घंटों का सफ़र करना पड़ेगा, जिसका परिणाम या जिसका असर ज़रूर पड़ेगा हमारे ऊपर। जाहिर सी बात है, आप बस में सफ़र करते हैं तो कई लोगों को, जैसे मेरे जैसे लोगों को तो वॉमिटिंग्स आती हैं,
और सर घूमने लग जाता है, तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम होता है। कई लोगों को जैसे रात बहुत लंबा सफ़र कर कर आए हैं बस का, तो रात को सोते वक्त भी ऐसा लगता है कि अभी बस में बैठे हुए हैं, वो शरीर ऐसे ही बिहेव करता है कि अभी बस में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उसका असर पड़ना ज़रूरी है। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, सारे स्पेलिंग्स भी करेक्ट है और ग्रामेटिकली भी करेक्ट है। ऑप्शन डी, नो एरर। विद ड्रॉज What draws India closer to an obscure and indifferent picture are the dash tribes। बोल रहे हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो हिंदुस्तान की एक पिक्चर, ऐसी पिक्चर बनाते हैं जो ऑब्सक्योर है या इनडिफरेंट है। वो मतलब कि ऑब्सक्योर मतलब अनसर्टेन है और इनडिफरेंट मतलब कि अनबॉदर्ड या फंक्शनल जो पिक्चर एक छवि बनाते हैं, वो क्या है? डैश ट्राइब्स। अब ट्राइब्स की बात आ रही है तो ट्राइब्स नेटिव ट्राइब्स होंगे, जो यहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं उनकी बात कर रहे होंगे। दे ओन देयर पर्सनल आइडेंटिटी, उनकी खुद की एक पहचान है। फार फ्रॉम द डैश ट्रेंड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आज का ट्रेंड है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उससे बिल्कुल दूर हैं वो। एज आदिवासीज हैविंग देयर ओन लैंग्वेज, क्योंकि उनकी अपनी एक भाषा है, धर्म है, उनके अपने फेस्टिवल्स हैं, क्यूजीन है, डांस और म्यूजिक है, इसलिए वो हिंदुस्तान की जो ओवरऑल पिक्चर्स है वो उससे बिल्कुल भिन्न है। तो जाहिर सी बात है इंडिजिनस लोगों की बात की होगी, जो ओरिजिनल लोग हैं। अब ओरिजिनल लोग नहीं बोला जाता, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है इंडिजिनस। ऑब्सोलीट मतलब जो खत्म हो चुके हैं, इमिग्रेंट्स मतलब जो बाहर से आए हैं। तो ये दोनों तो फिट नहीं बैठ रहे, या तो ओरिजिनल होगा या इंडिजिनस होगा। पर जब हम ट्राइब्स की बात करते हैं तो इंडिजिनस ट्राइब बोला जाता है, ना कि ओरिजिनल ट्राइब। ठीक है, और जहां पे बात करेगी कि आज के डेट के, तो आज के डेट मतलब कंटेम्प्ररी, इस समय के, और यूनिक मतलब बिल्कुल अनोखा। तो अनोखे ट्रेंड्स की बात नहीं करी जा रही, आज के ट्रेंड की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। With such an dash culture, अब ऐसा enigmatic culture and hospitality, they also significantly hold a contrasting patriarchal and matriarchal society। तो enigmatic मतलब बड़ा ही confusing, बड़ा ही mysterious, उनकी बड़ी ही विचित्र कल्चर है, और उसकी वजह से उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है वो भी बड़ी डिफरेंट है। और जो उनकी हॉस्पिटैलिटी है वो पेट्रियार्कल, यानी कि कुछ समुदाय में क्या है कि माता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कुछ में पिता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ऐसी कॉन्ट्रास्टिंग सोसाइटी है। द लाइवली डैश ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, टैब्ल्यू का मतलब क्या होता है? जो अलग अलग ग्राफिक सीन्स हैं, अलग अलग सीनरीज हैं, उसके बारे में बोला जा रहा है कि जो इनके बहुत ही जीवंत एकदम कम्युनिटी के टैब्ल्यू हैं इन इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम द रिमोट। वो कहाँ से? रिमोट यानी कि सबसे दूर दराज के गांव के इलाके, टक्ड इन द इंडियन हिमालयन रीजन्स के दूर दराज के गांव के इलाके से लेके सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान के सबसे साउथ के इलाके तक में मौजूद हैं इनके ट्रेसेस। ठीक है, फ्रॉम द फारदेस्ट कॉर्नर, चाहे नॉर्थ ईस्ट का सबसे दूर दराज का इलाका हो, तो उससे लेकर राजस्थान के रेत के धोरों तक, ड्यून्स मतलब सैंड ड्यून्स मतलब रेत के धोरे, रेत के टीले जो हैं वहां तक इनके, यानी कि जो इंडिजिनस पीपल हैं, नेटिव ट्राइब्स हैं, उनके जो निशान है, जीवंत निशान हमें अभी तक देखने मिलते हैं। तो ऑप्शन ए इंडिजिनस, कंटेम्प्ररी, एनिग्मेटिक और टैब्ल्यू इज करेक्ट। एजिस का मतलब होता है कि किसी को संरक्षण देना। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? प्रोटेक्शन भी संरक्षण ही होता है, तो ऑप्शन डी प्रोटेक्शन इज करेक्ट। एग्रेवेट मतलब बिगाड़ना, स्प्रेड मतलब फैलाना, इंटेंसिफाई यानी कि बहुत ज्यादा तीव्र कर देना, बहुत ज्यादा आक्रोशित कर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी प्रोटेक्शन इज करेक्ट। स्प्लिटिंग हेयर्स इज फ्यूटिल एंड विल नॉट रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम। बोल रहे हैं कि बाल नोचना, स्प्लिटिंग हेयर्स का मतलब बाल नोचना नहीं होता। स्प्लिटिंग हेयर्स जो है वो एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि आप कुछ अननेसेसरी, मतलब बहुत छोटे से कुछ डिफरेंसेस हैं, आप उनको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फ्यूटिल है, यानी कि यूजलेस है और हमारी समस्या का समाधान नहीं लेकर आएगा। इससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, यानी कि बिना सिर पैर के मसले लेकर आने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। अ सुपरफिशियल इन्वेस्टिगेशन विल सफिस फॉर द प्रॉब्लम एट हैंड। बोल रहे हैं कि एक जो गैर जिम्मेदारा इन्वेस्टिगेशन होगी वो हमारी, यानी कि ऊपर से अगर हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं तो हमारी जो हाथ पे समस्या इस वक्त है सामने, उसका समाधान मिल जाएगा। तो ये इनकरेक्ट है। स्प्लिटिंग हेयर का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इशू नहीं क्रिएट करना।
मेकिंग पीविश क्रिटिसिज्म ऑन ट्रिवियल मैटर्स विल नॉट लीड अस एनीवेयर, यानी कि बहुत तुच्छ छोटी सी चीज़ों के ऊपर हम अगर बहुत तीक्ष्ण क्रिटिसिज्म करेंगे तो उससे हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल करेक्ट है, यही तो बोला कि छोटे छोटे मसलों के ऊपर आप इशू ना बनाइए, राई का पहाड़ मत बनाइए। सेम चीज़ है, छोटे मसलों को आप ज़्यादा फैलाइए नहीं। A difference of opinion is not tolerated in dictatorship। तो ये तो बिल्कुल वहां पे तो आप छोटी सी बात के ऊपर भी मतभेद कर नहीं सकते, राइट। उन्होंने बोला कि 2 घंटे पानी मिलेगा, आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे 2.5 घंटे दे दो। तो यहाँ पे 2 करेक्ट है, मेकिंग पीविश क्रिटिसिज्म, ओनली 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। गो डाउन लाइक अ लीड बलून, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे दर्शक आपको देखना है, आप कुछ अच्छा, वो आपसे कुछ अच्छे की उम्मीद करते हैं, अच्छे, लेकिन आप बुरी तरीके से बोलते हैं ना, कोई ये शो बड़ा खराब गया, वहां पे लोग हंसे ही नहीं, जैसे कॉमेडियंस के साथ में होता है, शायद उन्हीं के लिए ये बनाया गया होगा इडियम, गो डाउन लाइक अ लीड बलून, यानी कि जैसे कि मुख्य कैरेक्टर हो, उसकी स्टोरी लाइन ऐसी हो जाए कि उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा, बिल्कुल बेकार सी स्टोरी लाइन हो जाए, वैसा हो गया कुछ स्थिति आपके साथ में। टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस ने आपको पसंद नहीं किया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को हमें गिवन ब्लैंक्स में कहीं पे फिट करना है जहां पे सुटेबली फिट हो जाए। ऑन दी अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, वी फाइंड पर्सन्स engaged in worst types of corrupt practices living in peace and prosperity। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो सबसे बुरे होते हैं, बहुत ज़्यादा करप्ट चीज़ें कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इलीगल चीज़ें कर रहे होते हैं, पर फिर भी बड़ी शांति से, बड़ी समृद्धता से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। तो ये शायद ये बात हो सकती है कि कई दफ़ा हम बोलते हैं ना कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, लेकिन हम आजकल के युग में, अब मुझे इससे पहले के युग का तो पता नहीं, लेकिन अभी जो हम चीज़ें देखते हैं वो यही देखते हैं कि कोई बंदा बड़ा ही बेकार सा होगा, बड़ा खड़ूस होगा, पर वो बड़ा समृद्ध होगा, बड़ा अपनी ज़िंदगी में आराम से शांति से जी रहा होगा। और जो व्यक्ति दूसरों की मदद करना चाहता है, खुद एक रोटी खा के दूसरे को एक रोटी दे सकता है, वो लोग बड़े गरीबी में जी रहे होते हैं, तंगहाली में जी रहे होते हैं, सारी परेशानियां दुविधाएं उन्हीं के साथ में होती हैं, ठीक है। वी ऑफन कम अक्रॉस सिचुएशंस एंड इंसिडेंट्स, हम अक्सर ऐसी स्थितियां या ऐसी परिस्थितियां देखते हैं विच अपियर क्वाइट कॉन्ट्रोडिक्टरी टू द नोन लॉज ऑफ नेचर, जो हम नेचर का बोलते हैं ना कि पृथ्वी का यही नियम है, भगवान का यही नियम है, तो वो जो नियम हम जानते हैं उनके बिल्कुल विपरीत होते हैं। क्रिएटिंग डाउट्स अबाउट द इम्पार्शियलिटी ऑफ डिवाइन जस्टिस, जिससे कि हमारे मन में भगवान के न्याय प्रणाली के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या वो इम्पार्शियल हैं, या हम बोलते हैं ना भगवान सिर्फ अमीरों के हैं, तो वो कैसे क्यों आ गया धारणा, वो ऐसी ही स्थितियों को देख के धारणा आई। फॉर एन इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, ऑनेस्ट, ड्यूटी कॉन्शियस, मॉरली एलिवेटेड पर्सन इज ऑफन सीन कॉट इन एडवर्सिटीज इन वन फॉर्म और दी अदर, कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत ही ईमानदार, अपने कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होगा, अपने सारे काम जो है मॉरल वैल्यूज के साथ में करता होगा, उन लोगों को हम अक्सर परेशानियों में, चाहे एक तरह की या दूसरी किसी भी तरीके की परेशानी में फंसा हुआ देखते हैं, और इज सडनली स्ट्रक विद अ ग्रेट मिसफॉर्चून, या फिर अकस्मात ही उनके साथ में कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिंदगी में, एज दो ही शी वर बीइंग पनिश्ड बाय गॉड फॉर अ ग्रेट सिन, जो देखने में ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को भगवान द्वारा किसी बड़े उसका कोई बड़ा ही कुपित कोई कार्य होगा, कोई गलत कार्य होगा, उसके लिए उसको सजा मिल रही है, ऐसे देखने में लगता है। एन आइडलर विन्स अ जैकपॉट, तो अब एक तरफ तो हमने बोल दिया, तो यहीं पे दूसरी तरफ आएगा ना, और वहीं दूसरी तरफ तो ब्लैंक 2 में आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, कुछ ऐसे लोग हमें देखने मिलते हैं जो बड़े बुरे होते हैं पर स्टिल बहुत आसानी से शांत जीवन वो जी रहे होते हैं। एन आइडलर विन्स अ जैकपॉट और इनहेरिट्स अ फॉर्च्यून फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स, जैसे कि कोई व्यक्ति को अचानक से कोई जैकपॉट मिल जाए या कहीं से फॉर्च्यून, बड़ा सारा पैसा मिल जाए, और वो भी ऐसी जगहों से जहां से उसने उम्मीद भी करी थी। वेयर एज अ हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट पर्सन इज फाउंड सफरिंग एंडलेसली
फॉर वॉन्ट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। वहीं एक बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति, बहुत ज़्यादा तेज दिमाग वाला व्यक्ति जो है वो बिना किसी कारण के अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरा करने के लिए भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहा होगा। वन पर्सन अचीव्स ग्रेट सक्सेस विद लिटिल एफर्ट। एक व्यक्ति को तो बिना कुछ मेहनत करे ही या थोड़ी बहुत मेहनत करके ही बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव हो जाती है, वेयर एज अनदर डज नॉट सक्सीड इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट। वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, फिर भी सफल नहीं हो पाता। सच फिनोमिना आर पॉपुलरली एस्क्राइब टू द रोल ऑफ फेट। ऐसे जो चीज़ें होती हैं उनको हम ज़्यादातर किसका कारण बता देते हैं कि हमारी किस्मत ही ऐसे लिखी गई थी, या हमारे पिछले कर्मों का कुछ फल होगा, पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं। इन चीज़ों को टाल दिया जाता है, ऐसे बोल के उनके ऊपर थोप दिया जाता है। तो यहाँ पे ब्लैंक नंबर 2 ऑप्शन सी में जो स्टेटमेंट है वो फिट बैठती है। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। PDF ज़रूर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है। आपको अपने फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर अपने फ़ोन के एक क्लिक की दूरी पर आपका सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।